बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा तलबात। ये जी आपकी 11वीं क्लास का पेपर है और ऑब्जेक्टिव पेपर जो कि 20 नंबर का है। 25 मिनट आपको मिलेंगे इसको हल करने के लिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हर सवाल नंबर 1 है। हर जुज़ के सामने दिए गए दुरुस्त दायरा को आपने पूरा करना है और ख्याल ये रखना है कि डबलिंग ना हो। नंबर 1, कनाया के कितने अज्जा होते हैं? कनाया के 2 अज्जा होते हैं, यानी इशारतन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसके 2 अज्जा होते हैं। नंबर 2, पत्थर को गोहर कह कहकर, पत्थर को बेहतर कह कहकर इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई? इसको तकरार कहेंगे। तकरार इस्तेमाल की गई है इसमें, ठीक है। और तीसरा जो है, किरदारों के हरकत सकनात और मुकालमों के जरिए पेश की जाने वाली कहानी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ड्रामा। नंबर 4, चाय चूल्हे पर रखी है, ये जुमला किसकी मिसाल है? ये मजाज मरसल की है। नंबर 3, वो तमाम अल्फाज जो फेल के मानों की वजाहत करें क्या कहलाते हैं? उसे मुतलिक फेल कहते हैं। नंबर 6, एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? लफ़्ज़ नशर, यानी एक सब आग एक सब पानी, ठीक है। तो ये लफ़्ज़ नशर की जो है इस्लाह यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। दूसरा नंबर 7 है जी, गैर रस्मी खतूत किसको लिखे जाते हैं? गैर रस्मी खतूत जो हैं वो अपने अजीज़ वकारों को लिखे जाते हैं। उसके बाद ऐसी नज़म को क्या कहते हैं जिसमें फितना फसाद किसी शहर या मुल्क या इक़्तिसादी हालत की तबाही का जिक्र, उसे शहर आशूब कहते हैं, यानी तबाही। आशूब यानी तबाही। नंबर 9, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महफ़ तमाशा है लबे बाम अभी। तो ये सनत तलमी है। बाज़ ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, इस जुमले में मुतल्लिक फेल क्या है एहतियात से? तशबीब किस सन्फ़ शायरी का अहम हिस्सा कसीदा का होता है? और ये मरसिया का होता है। मरसिया और कसीदा में तशबीब का जो है सनफ़ इस्तेमाल की जाती है। 12, बड़ी मछली लोटा, पिंडी एक्सप्रेस कवायद की रूह से किसकी मिसालें हैं? स्लैंग अल्फाज हैं। कवायद की रूह से किस में हकीकी मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है? इस्तारा, यानी हम तशबीह किसी भी जो है गैर इंसानी या जो ऐसी चीज़ जो जानदार ना उसकी जो मिसाल लेते हैं तो ये तशबीह होती है, इसको इस्तारा कहते हैं। इसने खाना खा लिया, इस जुमले में लफ्ज़ लिया कवायद की रूह से मुआवन फेल है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 15, सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना को कवायद में क्या कहते हैं? मजाज मुरसल कहते हैं। ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर जो दामन थाम लेते हैं, ये सनत तज़मीयन है। ए इल्तफात यार मुझे सोचने तो दे, जीने का है मुकाम या मरने का है महल, ये सनत तजाद है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। जीने का मुकाम या मरने का महल, ये एक दूसरे का अपोजिट, इसे सनत तजाद कहेंगे। कवात की रूह से किसी लफ्ज़ से एक या एक से जायद लफ्ज़ अखज़ करना इश्तिक़ाक़ कहलाता है। थिज़ारस यूनानी ज़बान अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसका मतलब ज़ख़ीरा अल्फाज है, ये अंग्रेज़ी की डिक्शनरी को कहा जाता है। छलांग लगाना, रोटी खाना मुरक्कब मुसादर है क्योंकि इनके अल्फाज के आखिर में ना और ना आ रहा है। अब आपका जी पर्चा आ जाता है जो इंशाइया तर्ज का। इसके हिस्सा दोम के कुल 48 नंबर है। पहला हिस्सा आपका नस्ल का है। नस्ल में आपको इबारत पढ़ के सवालों के जवाब देने हैं, ये 24 नंबर का है, यानी कि आपने 6 सवालों के जवाब देने हैं और हर सवाल के 4 नंबर हैं। इबारत पढ़ेंगे जब तक इंसानों में ये ख्याल है कि हमारी इस्लाह और तरक्की गवर्नमेंट पर या कौम के उम्दा इंतजाम पर मुनहसर है। इस वक्त कोई मुस्तकिल और बर्ताव में आने के काबिल नतीजा इस्लाह कौम तरक्की का कौम में पैदा नहीं हो सकता। गो कैसी ही उम्दा तब्दीलियां गवर्नमेंट या इंतजाम में लाई जाएं। तो ये जी पैरा आपने पढ़ना है और नीचे सवाल है, इससे इबारत का खुलासा लिखिए, यानी इसको पढ़ें और पढ़ के अपने आसान अल्फाज में उसको लिख दें। दूसरा, इस इबारत का मरकजी ख्याल लिखना है, यानी ये तलखीस से भी छोटा करके लिखना होता है। यानी अगर आपने खुलासा लिखा है तो खुलासा अगर 6 लाइनों का है तो ये आपकी इबारत जो मरकजी ख्याल की है ये आपकी जो है वो 2 से 3 लाइनों में हो सकती है। इसके बाद है जी, गवर्नमेंट में की जाने वाली तब्दीलियों में क्यों फानूस से ख्याल का दर्जा रखती हैं? मुसन्निफ के ख्याल के मुताबिक अगर किसी कौम में शख्सी इस्लाह और तरक्की मौजूद ना हो तो चाहे कैसी ही उम्दा हुकूमत कायम कर दी जाए वो फानूस ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं होती, यानी बेकार ख्याल है। तो इस तरह आप इन सवालों के जवाब देंगे
नंबर 5 है जी, कोई खिज़र मिले, इससे मुसन्निफ की क्या मुराद है? खिज़र यानी कोई ऐसा शख्स, कोई इंसान जो कि कौमी तरक्की, कौमी जदोजहद, कौमी तरबियत और मेहनत मशक्क़त से काम लेकर कौम को जो है ऐशो इशरत से निकाले और तरक्की की राह पर डाल दे। नंबर 7 है जी, जॉन स्टीवर्ट मिल ने अपनी मदद आपके हवाले से क्या कहा? उसने कहा कि जो कि एक बड़ा दानिश्वर था, उसके मुताबिक उसने कहा कि एक खराब और जालिम खुद मुख्तार हुकूमत भी इसी अवाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर इसमें अपनी मदद आप और शख्सी इस्लाह और तरक्की का जज्बा मौजूद हो। अगर किसी अवाम में अपनी मदद आप और शख्सी इस्लाह और तरक्की का जज्बा मौजूद ना हो तो इसे पस्ती इन्हदात के गढ़ों में धकेलने के लिए किसी जालिम जाबिर हुक्मरान की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा हिस्सा नज़म है। नज़म के आपको अशार दिए गए हैं, आपने इन अशार को पढ़ना है और इनके सवालों के जवाब देने हैं। पहला जी, गुर्बत की भी होती है अजब सुबह अजब शाम, करता है सफर काफिला राहत और आराम, वो दश्त नूर दी वो गम सदमा आलाम, मंजिल पे मुमकिन नहीं राहत का सरंजाम, नींद आती है कब लाख जो पटके वो सर अपना, याद आता है मंजिल पे मुसाफिर को घर अपना। इसके जी सवालों जवाब दिए गए हैं। आपने पहला सवाल है, दूसरे मिसरे का मरकजी ख्याल लिखना है। नंबर 2, इस बंद को किस हैयत में लिखा गया, यानी इसको अगर हम देखें कि किस सन्फ में लिखा गया, ये मुसद्दस है, यानी क्योंकि इसके 6 मिसरे हैं और 3 अशार हैं, तो इसका मतलब ये मुसद्दस हो, मुसद्दस का मतलब होता है 6 मिसरों पर मुश्तमिल। इससे ये बंद की हैयत मुसद्दस तरकीब बंद है। तरकीब बंद यानी आप देखें कि शाम, आलाम, आराम, अंजाम यानी एक दूसरे से इख्तिताम इनका एक जैसे अल्फाज पे हो रहा है, इसलिए ये क्या है, तरकीब बंद है। पहले शेर में सनत तजाद इस्तेमाल हुई है क्योंकि इसमें सुबह शाम में 2 मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और इसी तरह आपने दूसरा जो आपके पास बंद आ जाता है, आपने उसको देखना है और उसके आपने तशरीह कर देनी है। खुशबू से उन गुलों की हवा दश्त बाग बाग, गुंचे खिले हरे हुए बुलबुल के दिल के दाग, पहुंचा सर फलक पे हर एक कोह का दमाग, दरिया ने भी हुबाबों के रोशन किए चिराग, खुर्शीद बन गए तब के अर्ज पाक के तारों को गर्द कर दिया जर्रों ने खाक के। तो आपने इस बंद का मरकजी ख्याल उसी तरह से फिर आपने बताना है। पहुंचा सर फलक पर है एक कोह का दिमाग, यानी कोह यानी पहाड़ को कहते हैं, यानी एक तो पहाड़ ऊपर से वो गरूर में आ जाए तो वो और भी बुलंद हो जाता है, यानी अहले बैत की आमद करबला से ये वीराना गुलगुलजार बन गया था। हर शय का सर गरूर पर था क्योंकि वहाँ अहले बैत मौजूद थे। यहाँ तक कि पहाड़ जो पहले ही बुलंद होते थे इस मंजरनामे में अपनी खुशकिस्मती पर नाज करने लगे। आगे जी तीसरा हिस्सा है हिस्सा गजल का। हिस्सा गजल में आपको 2 अशार दिए गए हैं। आपने इनको जो है वो दोनों में से किसी एक के सवाल का जवाब देना है। अफसोस है कि हम तो रहे मस्ते ख्वाब सुबह और आफ्ताब उम्र लबे बाम आ गया। नंबर 2, पाते नहीं जब रात तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां और, यानी अब नालों के चढ़ जाने से शायरी की क्या मुराद है? नालों के चढ़ जाने से मुराद यहाँ गम और अंदोह है, यानी नाला फरियाद है, गम की आहो बुका है पुकार है। वैसे तो शायर की आंखें गमों की ज्यादती की बदौलत मुसलसल अश्क बहा रहती हैं, लेकिन कभी आंसू की रवानी थोड़ी देर के लिए रुकती है तो इसके बाद और शिद्दत से आंखों के अश्क जारी हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल है जी, आपने मरकजी ख्याल लिखना है, आपकी चॉइस से आप पहला सवाल अटेम्प्ट करेंगे या दूसरा। इसका अगला हिस्सा है हिस्सा कवायद है। कोई से 2 सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है जी, शहर आशूब किस नज़म को कहते हैं? शहर आशूब जहाँ पे फितना फसाद बरपा हो। इस्लाम में वो नज़म जिसमें किसी शहर और शहर के लोगों के बुरे हालात का जिक्र किया गया हो उसे शहर आशूब कहते हैं। अलावा जी शहर आशूब इस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें इनकी तकालीफ और मसाइब का जिक्र हो। और इनमें सौदा ने, मीर दर्द ने, दाग ने बहुत सारी ऐसी नज़में लिखी भी। मुआवन फ़ेल की वजाहत करें। मुआवन फ़ेल से मुराद इमदादी फ़ेल है। इसका दूसरा नाम है ये फ़ेल जो जुमले को मुकम्मल करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर बारिश के बाद सब्ज़ा उग आया, यहाँ आया जो है इमदादी फ़ेल है। उसने मुझसे हर किस्म का ताल्लुक तोड़ डाला, तो यहाँ डाला जो है वो इमदादी फ़ेल है। अगला क्वेश्चन है जी, तशबीह और इस्तारा की एक एक मिसाल है। ये दोनों चीज़ें बहुत, यानी तस्बीह और इस्तारा बहुत मिलती जुलती टर्म्स हैं। किसी मुश्तरक खूबी की वजह से जब दो चीज़ों को एक दूसरे की मानद करार दिया जाए, एक दूसरे से कंपेयर किया जाए, तो वो तशबीह कहलाती है। मसलन माँ कहती है वो मेरा चांद सा बेटा आया,
یعنی یہاں بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس تارے کی تعریف یہ کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ استعارہ کہلاتا ہے، یعنی وہ میرا چاند ہے۔ یہاں بیٹا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ بیٹے کی بجائے چاند استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب سب کو سمجھ آ گیا جملے سے کہ اس کا مطلب ماں کا بیٹا ہے، یعنی حقیقی معنی کے بجائے مجازی لفظ استعمال کیا گیا۔ حصہ سوم ہے جی، اس کے کل 32 نمبر ہیں۔ حصہ نثر ہے، حصہ نظم ہے اور حصہ غزل ہے۔ اس میں آپ کو پیرا دیے گئے ہیں، 2 پیرا ہیں، آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے، 6 نمبر کا ہے اور آپ نے ایک پیج پہ آپ کو کم از کم اس کو وضاحت کرنی ہوگی۔ صحت میں علاج کی سہولتوں اور ورزش اور محنت کے علاوہ کچھ دخل خوراک کا بھی ہے۔ چینی روغن جوش نہیں کھاتے، سادہ خوراک کھاتے ہیں، یعنی یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ اور یہ رواج ہمارے ہاں کا ہے کہ جب تک کسی چیز کے تمام اجزاء کو جن میں وٹامن یا دوسری غذائیتیں ہونے کا خطرہ ہو پوری طرح ضائع نہ کر دیا جائے، مزہ نہیں آتا۔ تو اسے آپ نے پیرا پڑھنا ہے اور ان کو آسان الفاظ میں آپ نے ایک پیج میں بیان کر دینا ہے۔ پھر دوسرا پیرا آ گیا ہے جی، وطن عزیز بھی اسی طرح پیچیدہ حالات سے دوچار ہے جس کے بعد ترقی کی رفتار سست سے سستر ہوتی جا رہی ہے، جس سے عوام معیاری زندگی کو بلند کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ تو آپ ان دونوں پیرا میں سے کسی ایک کی پیرا کی تشریح کر دیں گے۔ آگے جی سوال نمبر 4 ہے، یہ نظم کے آپ کو حصے دیے گئے ہیں، 2 جز ہیں، ان دونوں میں سے آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہے۔ یہ 7 نمبر کا، یعنی پورا بند آپ لکھیں گے، پورے بند کی کٹھی تشریح کر دیں گے، ایک ایک شعر الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہاں لکھا گیا، روح انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم مشر، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ۔ یہ غزل، یہ نعت کے اشعار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب کیے گئے ہیں، اور جب موت آئے تو شاعر کہتا ہے کہ راہ عدم کے تاریک راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ایک مشعل کی طرح، ایک روشنی کی طرح ان کی رہنمائی کرے شاعر کی، یعنی مجھے قبر کے اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کی وجہ سے روشنی میسر آئے گی اور سہارا مل جائے گا۔ اس طرح آپ اشعار کا سہارا لیتے ہوئے اور جب آپ حمد و نعت کرتے ہیں تو آپ کچھ قرآنی آیات اور حدیث کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ ان کی تشریح کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، مدرج ذیل میں سے کسی ایک غزل یا جز کی تشریح کریں۔ آپ کو غزل کے اشعار دیے گئے ہیں 3 اور 3 جمع 3 جمع 3 کتنے بن گئے 9، یعنی ایک شعر کی تشریح کریں گے 3 نمبر، اگلے کی کریں گے 3 نمبر، پھر تیسرا کریں گے اس کے بھی 3 نمبر، تو یہ ٹوٹل 9 نمبر ہو گئے۔ پہلا شعر ہے جی، ناگا چمن میں جب وہ گلے اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا، یعنی جب وہ اپنے محبوب کے شاعر محبوب کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ گلوں کو یعنی پھولوں کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ اندام یعنی شرمندہ ہونا، یعنی گل اندام یعنی اتنا خوبصورت ہے کہ پھول بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ گل کو شکست رنگ پیغام آ گیا، یعنی اتنا وہ اس کا خوبصورت رنگ ہے، اتنی دلکشی ہے، اتنا وہ سرخ ہے کہ پھولوں کو بھی شرم آ جائے کہ یہ کیا مطلب یہ تو ہم سے بھی خوبصورت رنگ لے اٹھا ہے۔ اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے پیج میں بیچ میں لیے جام آ گیا۔ خورشید کہتے ہیں چاند کو، مست پرخمار یعنی جو میں پی کے یعنی شراب پی کے مستی میں جھومے۔ افسوس ہے کہ تو رہے مست خواب صبح اور آفتاب عمر لبے بام آ گیا، کہ یعنی آپ صبح چڑھ آئی اور آپ ابھی بھی اپنے محبوب کے خواب دیکھ رہے ہیں اور کسی اور کی تمنا نہیں ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ لبے بام آ چکا ہے، یعنی سورج طلوع ہو چکا ہے۔ تو آپ ان اشعار کی بیٹا 2 شعر کر کے تشریح کریں گے۔ اسی طرح آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، آپ اگر یہ غزل کو نہ انتخاب کر سکیں تو آپ دوسری غزل کو انتخاب کر کے اس کے اشعار کی تشریح کر لیں۔ سوال نمبر 6 سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے جی، آپ کے پیپر دا 2 دوستوں کے درمیان میں مکالمہ لکھنا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے میں آپ کو خط دیا گیا تھا، اس میں آپ کو مکالمہ آ گیا، یعنی آپ کو چوائس اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں دے دی جائیں ان میں سے کسی ایک کو حل کر لیں، بلکہ جو آیا ہے پیپر میں وہی اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ اب جیسے 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ ہے جن میں شاپنگ بیگ کے بارے میں گفتگو ہے، تو حمید اور احمد 2 دوست ہیں، چھٹی کے ایک روز دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں کے مابین شاپنگ بیگ کے بارے میں اس طرح مکالمہ پیش کیا جاتا ہے۔ حمید صبح سے بازار سے سبزیاں اٹھائے واپس آتے ہوئے، السلام علیکم احمد، سنائیے کیسے مزاج ہیں؟ احمد، وعلیکم السلام جناب، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنا بتائیے، آج آپ کا سودا صرف شاپنگ بیگ کی بجائے کپڑے کے تھیلے میں دکھائی دے رہا ہے، یعنی وہ مذاق اڑا کے کہہ رہا ہے۔ تو حمید، ہاں یار، دراصل حکومت نے اچانک شاپنگ بیگ کے استعمال پر بندی لگا دی، اسی وجہ سے پورے بازار میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔
احمد واہ بھائی खुदा का शुक्र है किसी ने इस जानिब भी महकमा माहौलियाती आलूदगी की तवज्जो मबजूल कराई। अब कम से कम हमारे मुल्क में ज़मीनी और फ़िज़ाई आलूदगी की तरफ तवज्जो देने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह आपने मौजू को लेकर आगे बढ़ना है। आप इनके जो मुकालमात हैं ये दिए गए हैं, आप इनको ज़रा आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इनका वर्थ रीडिंग ये पैसेज है, यानी फ़ॉन्ट साइज़ है कि आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, तो आपने ये मुकालमा पढ़ लेना। देखिए जैसे अहमद, इसका वाहिद हल ये कि हम हर मुल्क को कौम नामियाती तर्ज ज़िंदगी की तरफ माइल हो ताकि दुनिया को हर किस्म की मुस्लिम प्लास्टिक की अशिया से छुटकारा हासिल हो जाए। ये आपने बेटा प्रॉपर तरीके से इसका अख्ताम करना है। अहमद, शुक्र है मेरी बातों से आपके ख्यालात में मुस्बत तब्दीली आई। उम्मीद बातों बातों में सब्जी घर पहुंचाने में देर होगी, घर पर अम्मी मेरी राह देख रही होंगी। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा आप पर अपनी रहमतों के साए कायम रखे। अल्लाह हाफिज। ये इख्तिताम हुआ आपके मुकालमे का। मुकालमे के आपके 5 नंबर थे। इसी तरह आप या कहानी होगी या आपका मुकालमा होगा। और देखें आपको आपके इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, अखबार के मुदीर के नाम आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट लिखने का तरीकाकार क्या, रिपोर्ट नवीसी आप उन्वान देंगे अखबार के मुदीर के नाम चोर की बढ़ती हुई वारदातों के बारे में रिपोर्ट, और जिसके नाम लिख रहे हैं उसका यानी अखबार का मुदीर है तो मुदीर आला रोजनामा अली वजीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले पैरा में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, यानी अपने टॉपिक का आप कौन हैं, क्या करते हैं और आपने इस टॉपिक का इंतखाब क्यों किया। ठीक है, मोहतरम जनाब मुदीर आला साहब, मैं इस्लामाबाद के एक मुकामी कॉलेज में इंटरमीडिएट का तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपके तवज्जुह से एक अहम बात अरबाब इक़्तिदार के पास पहुँचाना चाहता हूँ, जिससे आजकल हमारे मुआशरे को शदीद मुश्किलात और खौफ व हिरास का शिकार का सामना है। अमर वाक़या ये है, यानी मसला ये है कि गुज़श्ता एक साल से हमारे शहर में चोरी डकैती रहज़नी की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों की जान माल को शदीद खतरात लाहक हैं। तो इस तरह यानी आपने अपना तारुफ अपने मौजू का तारुफ देते हुए आपने आगे बढ़ना है और अपने मौजू को पैरा की शक्ल में बताते चले जाना है। पहले आप अपने उसके नुकसानात बताएंगे जो आपने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे इस साल के गुज़श्ता 2 महीनों में मुतज़क्करा बाला जराइम में होशरुबा इजाफा देखने में मुकामी पुलिस स्टेशन के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत अमसाल इन वारदातों में 125% इजाफा देखने में आया है। ये आप अगर आपको याद ना भी हो तो क्योंकि आपको बेसिकली लिखने का तरीका और आपका तसनीफ आपकी चेक की जाएगी, ये नहीं आपको चेक किया जाएगा कि आपने फिगर ठीक लिखी है कि नहीं लिखी। तो आप एक अंदाजन भी जो है उसको लिख सकते हैं। इस तरह आपके ये रिपोर्ट का इख्तिताम होगा। आप एंड में कुछ सजेशंस यानी ज़रूर देंगे कि इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कुछ तरगीब दिलाएंगे हुकूमत को और इसके बाद इख्तिताम करेंगे। आप बिल्कुल बाएं जानिब वस्सलाम और खैर अंदेश जो है वो आपका खैर ख्वाह लिख कर अली वजीम अपना नाम हर किसी लिखेंगे। इस तरह आपको अपना पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर का अटेम्प्ट करना होगा। आप सबके लिए इंतहाई ज़्यादा दिल से दुआएं और नेक तमन्नाएं। अल्लाह आप सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।